प्रणाम दोस्तों। एस्ट्रो इंटेलिजेंस के इस स्पेशल वीडियो में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज की ये जो वीडियो है ये एक ऐसे सब्जेक्ट के ऊपर है जिस पर आपको बहुत मेहनत करने के बाद भी मीडिया में, यूट्यूब पर आपको शायद ही कोई वीडियो मिले, क्योंकि नॉर्मली जो ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी है उसमें इन चीज़ों से हमेशा एक ऐसा एटीट्यूड रखा जाता है कि इन सब्जेक्ट्स को एस्केप किया जाए, छोड़ दिया जाए, या दूसरे शब्दों में कहें कि इन सब्जेक्ट्स को मिस्ट्री में सराउंड कर दिया जाए। सो दोस्तों, सब्जेक्ट ये काफ़ी डीप सब्जेक्ट है, क्योंकि किसी की भी लाइफ में सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण टाइम कौन सा होता है दोस्तों? वो होता है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट टाइम है, दैट इज द बर्थ। और बर्थ के बाद लाइफ शुरू हो जाती है, और जिसको हम एक्चुअल लाइफ कहते हैं, उस लाइफ में जो सबसे इंपॉर्टेंट, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट तो दोस्तों बर्थ है, और जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट और टू सम एक्सटेंट अगर हम रियलिटी की बात करें, अगर हम ट्रुथ, सत्य की बात करें, तो जो सबसे बड़ा सत्य जीवन का है वो है डेथ। दोस्तों, मृत्यु ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके ऊपर कोई भी एस्ट्रोलॉजर, कोई भी रिसर्चर, कोई भी इंटेलेक्चुअल नॉर्मली बात करने से डरता है। हाँ, स्पिरिचुअल गुरु इनके ऊपर बहुत बातें करते हुए आपको मिलेंगे। आपको बहुत अच्छी वीडियोस इस सब्जेक्ट के ऊपर आपको स्पिरिचुअल गुरुओं के द्वारा तो मिल जाएगी, मगर रिसर्चर या रिसर्च एस्ट्रोलॉजर्स के द्वारा इस सब्जेक्ट के ऊपर आपको एक भी वीडियो नहीं मिलेगी। और मैं ये बात काफी ऑथेंटिसिटी के साथ कह रहा हूं। सो दोस्तों, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट तो है। अब जब इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है तो मेरे मन में भी ये बात है कि कहीं इस इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को समझाते हुए कहीं छोटी सी भी गलती ना हो जाए। सो मैं गलती की गुंजाइश को भी खत्म करते हुए मैं इस वीडियो को भी ज्योतिष के शास्त्र, बृहद पराशर पुरा शास्त्र से जो मंत्र निकल कर आते हैं, मंत्रों की जो ट्रांसलेशन उपलब्ध है, उनको ही रेफरेंस लेता हुआ आज आपको समझाऊंगा कि हमने मारक स्थान कैसे देखने हैं, कौन से मारक ग्रह हो सकते हैं। अगर किसी ने भी अपने हॉरोस्कोप में डेथ यानी कि मृत्यु देने वाली चीजों को देखना है, कौन से ग्रह, कौन से भाव आपकी मृत्यु में सहाय होंगे या मृत्यु देने वाले होंगे, उनको कैसे देखना है, और एक्चुअल में क्या वो मृत्यु देने वाले होंगे, इस चीज को भी मैं अपने स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। सो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो, दैट इज मारक ग्रह या मारक स्थान। हाँ दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं इस वीडियो को, जो कि चैप्टर 44 यानी कि 44 नंबर चैप्टर, जिसमें मारक ग्रहों के बारे में बताया गया है, उसके बारे में आज हम शुरुआत करते हैं। इसमें क्या कहा गया है? इसमें जो पहला मंत्र है वो महर्षि पराशर को संबोधित करते हुए कहा गया है, ओ महर्षि पराशर, यू हैव मेंशन्ड a lot about longevity. Be kind enough to throw light on markas or killers. कि हे महर्षि पराशर, आज हमें बताएं कि मारक ग्रह या मारक स्थान या किलर स्थान कौन से हैं। सो जो मंत्र उसके बाद आता है, जो सेकंड मंत्र है, वो बताता है, ओ ब्राह्मण, सहज एंड रंध्र भावास आर द टू भावास ऑफ लॉन्जिविटी। दोस्तों, ये बताता है, ये आप सब भी जानते हैं, सहज भाव यानी कि तीसरा भाव,
और रंध्र भाव यानी के 8वां भाव। ये 2 भाव हमें किसी भी जातक की लॉन्जिविटी यानी कि आयु के बारे में बताते हैं कि उसकी आयु कितनी लंबी होगी। द भावास रिलेटेड टू डेथ आर 12th फ्रॉम ईच ऑफ दीज, यानी कि सहज भाव से और रंध्र भाव से अगर हम 12वां स्थान देखते हैं, वो कौन सा है? वो है सेकंड हाउस यानी कि धन भाव या धन स्थान, और दूसरा है 8वें से 12वां, वो है 7वां स्थान यानी कि हाउस ऑफ स्पाउस या युवती भाव। इन 2 भावों को मारक भाव दोस्तों शास्त्रों में बोला गया है। अब पहले हम इस चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ लें, उसके बाद एक एक चीज के ऊपर मैं अपनी नॉलेज के हिसाब से और जो चीजें हमने दूसरे रिसर्चर से, अपने सीनियर से, जैसे प्रोफेसर के.एन. राव, डॉक्टर बी.वी. रमन, इन जैसे रिसर्चर से जो हमने सीखा है, उन सभी का समन्वय करके कोशिश करेंगे कि इन चीजों को हम समझें कि ऋषियों ने स्पेशली 2nd और 7th हाउस को मारक स्थान क्यों कहा है। जो तीसरा मंत्र है दोस्तों, वो ये बताता है कि आउट ऑफ द 2 धन भावा इज अ पावरफुल मारक भावा। इन दोनों में से भी जो धन भाव यानी कि जो दूसरा भाव है, वो दोस्तों ज्यादा मारक है, ज्यादा पावरफुल मारक है। द लॉर्ड्स ऑफ धन एंड युवती भावा, मेलेफिक्स इन धन एंड युवती भावा एंड मेलेफिक्स युति विद धन्स लॉर्ड एंड युति विद युवतीज लॉर्ड आर नोन एज मारक। अब मारक कौन से हैं, उन्होंने बहुत क्लियरली दोस्तों बताया है। धन भाव यानी 2nd हाउस का लॉर्ड, युवती भाव यानी कि 7th हाउस के लॉर्ड, और मेलेफिक्स यानी कि बुरे ग्रह दूसरे घर में या 7वें घर में। और इन मेलेफिक ग्रहों की अगर युति होती है 2nd हाउस के लॉर्ड के साथ या 7वें हाउस के लॉर्ड के साथ, तो इनको मारक बोला जाता है। द मेजर एंड सब पीरियड्स ऑफ दीज ग्रहास विल ब्रिंग डेथ ऑन द नेटिव डिपेंडिंग ऑन वेदर ही इज अ लॉन्ग लाइफ, मीडियम लाइफ और शॉर्ट लाइफ पर्सन। जब भी मेजर और सब पीरियड इन ग्रहों के, किन ग्रहों के? जो ग्रह लॉर्ड दूसरे हाउस का, 7वें हाउस का, उनमें जो बुरे ग्रह यानी कि मेलेफिक उन दोनों ग्रहों में है, या मेलेफिक ग्रहों की युति उन ग्रहों के लॉर्ड के साथ है, तो वो मारक ग्रह हुए। तो जब भी मारक ग्रह की मेजर यानी कि महादशा और सब पीरियड यानी कि अंतरदशा जब भी ये आएगी, तो ये कहीं ना कहीं मृत्युदायी हो सकती है। ये नहीं है कि ये होगी ही होगी, ये हो सकती है, ऐसा बोला गया है। उसके बाद अगला मंत्र क्या कहता है? द दशा ऑफ ए बेनिफिक ग्रह, अच्छे ग्रह की दशा रिलेटेड टू व्ययज लॉर्ड यानी कि 12th हाउस के लॉर्ड के साथ अगर उसका कोई संबंध बन जाता है, मे ऑल्सो इन्फ्लिक्ट डेथ। अब दोस्तों यहां पर ये एक बड़ी मजेदार बात ऋषियों द्वारा कह दी गई है कि 12वें घर में मेलेफिक हाउस कभी डेथ नहीं करेगा। 12वें घर में अच्छा ग्रह डेथ कॉज कर सकता है। उसके पीछे कारण क्या है, ये मैं आगे आपको डिटेल में कोशिश करूंगा कि इस चीज को भी मैं एक्सप्लेन करूं। एंड में डिसेंड ऑन द नेटिव इन रंध्र लॉर्ड्स दशा, और वो ये कहते हैं कि 8वें घर के लॉर्ड की अगर दशा में जो नेटिव की मतलब अगर 8वें घर में है, तो उसमें भी किसी की मृत्यु आ सकती है। द दशा ऑफ ए ग्रह विच इज एन एक्सक्लूसिव मेलेफिक मे ऑल्सो कॉज डेथ। और यहां पे दोस्तों एक चीज और बहुत क्लियरली कह दी गई है कि किसी भी जो मेलेफिक ग्रह है उसकी दशा में भी मृत्यु आ सकती है। सो यहां पर इस चीज को भी क्लियर कर दिया गया है कि अकेले दूसरे या 7वें घर से ही मृत्यु नहीं आती, मृत्यु किसी भी मेलेफिक ग्रह के दशा पीरियड में आ सकती है। उसके बाद जो अगला मंत्र है वो ये कहता है, शुड शनि बी इल डिस्पोज्ड एंड बी रिलेटेड टू ए मारक ग्रह, he will be the first to kill in preference to other grahas।
अब यहां पे एक और मजेदार बात बता दी गई है, वो कहा गया है कि अगर शनि किसी गलत जगह पे पोजीशन हो और उसका मारक ग्रह के साथ कोई भी संबंध बन जाए तो वो सबसे पहला प्लेनेट होगा जो मृत्युदायी बनेगा। अब आप देखिए, सबसे पहले उन्होंने बताया हमें दूसरे घर के बारे में, सातवें घर के बारे में, और उन दोनों में से क्या बताया कि दूसरा घर इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल मारक है। फिर उसके बाद उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया कि कोई भी मैलेफिक प्लेनेट अपनी दशा अंतरदशा में मृत्युदायी हो सकता है। उसके बाद में उन्होंने कहा कि अगर शनि बुरे घर में बुरी जगह पे पोजीशन है और उसका किसी मारक ग्रह के साथ संबंध बनता है तो शनि पहला प्लेनेट बनता है, कि जैसे ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में शनि विल बिकम द फर्स्ट planet or the most preferred planet to give death to the native। उसके बाद जो अगला मंत्र है उसमें भी कुछ बातें बताई गई हैं, वो मैं आपको अब समझाता हूं। ओ ब्राह्मण, आई टेल यू फर्दर अबाउट मारक्स। नरेटेड अर्लियर आर 3 kinds of lifespan, शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग। वो उन्होंने मृत्यु के अपने जीवन के बारे में उन्होंने बताया है कि 3 तरह के जीवन हो सकते हैं, छोटा, मीडियम और लंबा जीवन। शॉर्ट लाइफ इज बिफोर 32 years, later on up to 64 it is medium life, and from 64 to 100 it is long life। यानी कि 32 साल तक छोटी आयु है, 32 से 64 इसको मीडियम आयु माना जाता है, और 64 से 100 इसको लंबी आयु बोला जाता है। बियॉन्ड 100 द लॉन्जिविटी इज कॉल्ड सुप्रीम। 100 साल की आयु को पूर्ण आयु माना जाता है, और इसीलिए जो महादशा का पीरियड बताया गया है वो 120 साल बताया गया है। मगर 120 साल जीने वाले दोस्तों लोग बहुत ही रेयर लोग होंगे, बहुत ही कम लोग हैं जो 120 साल की आयु तक जाते हैं। शास्त्रों में भी 100 वर्ष की आयु को पूर्ण आयु माना गया है। ओ एक्सेलेंट ऑफ द ब्राह्मण्स, it is impossible to decide upon the longevity till the native is 20 years old। ये बात उन्होंने बहुत ही जोर देके कही है कि किसी की भी आयु के 20 साल से पहले किसी की भी आयु को डिसाइड करना ये आसान काम नहीं है, बल्कि इम्पॉसिबल काम है। टिल सच ईयर द चाइल्ड शुड बी प्रोटेक्टेड बाय सेक्रेड रेसाइटेशंस, मतलब अच्छे मंत्रों का, सेक्रेड मंत्रों के उच्चारण से ही बच्चे की आयु को लंबा करना चाहिए, बचाना चाहिए। और रिलीजियस ऑफरिंग्स, जो हम तर्पण करते हैं, जब हम हवन करते हैं, जब हम चीज़ों का दान करते हैं, अपने इष्ट देवों को हम किसी चीज़ को उनको अर्पण करते हैं, वो करके छोटे बच्चे की आयु को प्रोटेक्ट किया जाता है। टू बी कॉन्सिक्रेटेड फायर, यानी कि हवन की जो बहुत सेक्रेड फायर है उसमें जो चीजें अर्पण की जाती हैं, एज प्रिस्क्राइब्ड इन द वेदास एटसेट्रा, एंड थ्रू मेडिकल ट्रीटमेंट्स। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, बहुत मजेदार बात और बहुत बड़ी बात कह दी गई है कि सिर्फ और सिर्फ आत्मिक ज्ञान से कुछ नहीं होता, साथ में हमें मेडिकल नॉलेज, मेडिकल ट्रीटमेंट भी करनी होगी अगर बच्चा बीमार होता है तो। सिर्फ अकेले उपायों से कभी भी काम नहीं बनने वाला। यहां पर ऋषियों ने भी इन रिलीजियस शास्त्रों को मेडिकल शास्त्रों के साथ कंबाइन कर दिया है। फॉर प्री मेच्योर डेथ मे डिसेंड ऑन द चाइल्ड ड्यू टू सिंस ऑफ द फादर और मदर और ऑफ इट्स ओन इन द प्रीवियस बर्थ। 20 साल से पहले का पीरियड दोस्तों, इसको बहुत ही मिस्ट्री पीरियड रखा गया है। इसमें अगर डेथ होती है वो माँ बाप के पाप कर्मों की वजह से भी हो सकती है। हालांकि दोस्तों मैं इस चीज में थोड़ा सा ये ऐड करना चाहता हूं, मैं सिंस को पाप नहीं कहता दोस्तों। कर्म होते हैं, कर्म कई बार बुरे हो सकते हैं, उसके पीछे कई बार ना चाहते हुए भी इंटेंशन बुरी नहीं होती, मगर वो कर्म वैसा हो जाता है। क्योंकि कोई भी माता या पिता दिल से कभी अपने बच्चे का बुरा या कोई बुरा कर्म नहीं करेंगे। या बच्चे ने, जो बच्चा इस आयु में बच्चा है
पिछले अपनी लाइफ में, अपनी प्रीवियस बर्थ में, प्रीवियस लाइफ में उसने अगर कुछ अच्छे कार्य ना किए हों तो वो कहीं ना कहीं उसकी आयु को बताने में सक्षम होता है। सो दोस्तों, यहां पर कुछ बातें निकल कर आती हैं, अब जिसका हम एक्सप्लेनेशन करेंगे, उसका विवेचन करेंगे, उन चीजों को एनालाइज करेंगे अपने तरीके से। दोस्तों, बृहद पराशर ओरा शास्त्र से आपने जो चीजें शास्त्रोक्त नॉलेज थी, जो नॉलेज शास्त्रों से मिलती है, दोस्तों मैं उसको मानता हूं कि वो बहुत ऑथेंटिक नॉलेज है। और इस ऑथेंटिक नॉलेज का इस्तेमाल हमें आंख मूंद कर नहीं करना, यह भी बात दोस्तों मैं यहां पर आपको आज कह रहा हूं। इसका मतलब यह नहीं है कि मैं शास्त्रों की नॉलेज के ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं। दोस्तों, कभी भी किसी मंत्र की विवेचना सिर्फ एक ट्रांसलेशन के द्वारा मत करें, उसको तर्क की कसौटी पर कसें, अपने दिमाग का इस्तेमाल करें, अपने सीनियर्स, अपने से ज्यादा विद्वान लोगों के साथ उसकी विवेचना करें, फिर जाके उस मंत्र का मतलब निकालें। नॉर्मली क्या होता है कि जो थोड़ी सी एजुकेशन लोग ले लेते हैं वो कई बार समाज में खराबी का कारण बनती है। और यही चीजें दोस्तों हमारे भारत में पिछले ऑलमोस्ट 600-700-800 साल से यही कुछ चलता रहा है कि लोगों ने विवेचना नहीं की, लोगों ने रीजनिंग नहीं की, लोगों ने लॉजिक का इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ लकीर के फकीर बन गए। दोस्तों, लकीर के फकीर बनना अच्छी आदत नहीं है, इससे बहुत सी चीजें आपकी छूट जाएंगी। आज हम यही चीज खुले दिमाग से कोशिश करेंगे कि जो चीजें यहां पर लिखी गई है क्या वो तर्कसंगत हैं, क्या ऋषि जो हमें समझाना चाहते थे वो ही चीजें आज के जो प्रेजेंट एस्ट्रोलॉजी का जो सिस्टम चल रहा है उसमें उसी तरीके से प्रचलित हैं, या उसका रूप कहीं ना कहीं बदल गया या बिगड़ गया। सबसे पहला पॉइंट हम दोस्तों लेंगे जो उन्होंने कहा कि आयु के, किसी की भी आयु अगर देखनी है तो आपने कौन से भाव से देखनी है, वो है 3rd हाउस और 8th हाउस। और उम्मीद है मेरे को कि इस स्टेटमेंट के ऊपर कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। तीसरा घर और 8वां घर ये लॉन्जिविटी के हाउस है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, इसलिए इस स्टेटमेंट या मंत्र को हम एज इट इज मानते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा इन दोनों घरों के 12वें घर का इफेक्ट इनको मारक भाव बनाएगा, यानी कि 12th to 3rd एंड 12th to 8th, यानी कि 2nd हाउस और उसके बाद 7th हाउस। अब दोस्तों 12th हाउस आप जानते हैं दैट इज द हाउस ऑफ एक्सपेंडिचर, जिसमें ऊर्जा, उस घर की जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, उसका व्यय होगा, उसका एक्सपेंडिचर होगा, वो खत्म होगी, उस ऊर्जा को कंज्यूम कर लिया जाएगा। दोस्तों एक्चुअल वर्ड ये है कि उस ऊर्जा को हमने भली भांति से भोग लिया, तब वो उसका 12वां घर बना। सो यहां पर जो ऋषियों ने ये बात कही, तीसरे घर का 12वां घर और 8वें घर का 12वां घर ये मारक स्थान हुए। अब दोस्तों जो उनके हिसाब से मारक स्थान हुए, अब हम थोड़ा सा उनके ऊपर रोशनी डालने का प्रयास करेंगे। अब दोस्तों आप काल पुरुष की कुंडली अपने दिमाग में बना लें। काल पुरुष की कुंडली में 2nd हाउस और 7th हाउस, इनके लॉर्ड कौन से हैं? दोस्तों बहुत सिंपल है, वो है शुक्र देवता। और ऋषियों ने तीसरे मंत्र में यह कहा कि दूसरे और 7वें में से दूसरा भाव जो है वो ज्यादा मारक भाव है। अब आप देखिए दूसरे भाव को मारक क्यों कहा और दूसरे और 7वें को मारक ऋषियों ने क्यों कहा। अब हम इस चीज या इस मिस्ट्री को समझने का प्रयास करेंगे। अब दोस्तों इन दोनों के लॉर्ड हैं शुक्राचार्य।
अब आप देखिए ऋषि क्या समझाना चाहते हैं। दोस्तों शुक्र या शुक्राचार्य या वीनस, इसकी सिग्निफिकेशंस क्या है? आप जानते हैं देवताओं के गुरु हैं, मगर हर तरह की कामना, हर तरह की वासना, हर तरह का सुख, हर तरह के प्लेयर्स, हर तरह के ब्रांड्स, जो भी चीजें दोस्तों भोगने योग्य हैं, कंज्यूम करने योग्य हैं, वो शुक्र के अंतर्गत आती है। जो भी सुख सुविधा का सामान, कामना वासना में इस्तेमाल होने वाली चीजें, भोगने वाली चीजें, वो सब शुक्र के अंतर्गत आती हैं। अब आप देखिए यहां पर ऋषि हमें क्या समझाना चाह रहे हैं कि जो जो चीजें भी दोस्तों भोगने वाली हैं, अगर आप भोग विलास में सम्मिलित हुए, आप कामनाओं वासनाओं में फंसे, तो ये कामनाएं और वासनाएं ही आपको मृत्युदायी बनेंगी। दोस्तों घर बुरे नहीं हैं। अब ऋषि समझाना क्या चाह रहे हैं, अब आप इस चीज को अच्छे ढंग से समझिए कि क्या हम सुख सुविधाओं में अपने आप को बाइंड कर रहे हैं, उनमें लिप्त हो रहे हैं, उनमें फंस रहे हैं, और जब भी हम सुख सुविधाओं के आदी हो जाएंगे, सुख सुविधाओं में ही जीवन यापन करना शुरू कर देंगे, तो दोस्तों होगा क्या? अब आप सिंपल लॉजिक यूज कीजिए, सिंपल लॉजिक। आप सारा दिन एसी में रहते हैं, गाड़ी में घूमते हैं, कोई शारीरिक व्यायाम नहीं करते, बाहर की दुनिया आपको देखनी अच्छी नहीं लगती, शारीरिक परिश्रम करना आपको अच्छा नहीं लगता, तो दोस्तों सिंपल लॉजिक यूज कीजिए, छोड़ दीजिए शास्त्रों को। सिंपल लॉजिक जब आप यूज करोगे, अगर आप ऐसा जीवन जिएंगे, तो होगा क्या? दोस्तों बीमारियां आपको पकड़ लेंगी, आपका शरीर कमजोर हो जाएगा, और अगर आपका शरीर कमजोर हो गया तो क्या होगा दोस्तों? आप डिजीजेस में जाएंगे। आपका शरीर कमजोर होता होता धीरे धीरे क्षीण होता जाएगा, और क्षीण होता होता शरीर अब कहां पर जाएगा? वो मृत्यु के रास्ते पर ही जाएगा। सो दोस्तों यहां पर एक बात बहुत क्लियरली समझ में आती है। ऋषि जो हमें समझाना चाहते हैं, आजकल जो एस्ट्रोलॉजी प्रेवलेंट है वो लकीर के फकीर वाली एस्ट्रोलॉजी है। ये नहीं समझाती, सिर्फ ये कह देंगे कि दूसरा घर मारक है, सातवां घर मारक है। कोई भी इस चीज को समझाने का प्रयास नहीं करता कि ये मारक क्यों है, और अगर ऋषियों ने इनको मारक कहा, तो अगर मारक कहा उसके पीछे पहली बात कारण क्या था, और अगर ये मारक हैं ही तो उनसे बचा भी कैसे जा सकता है? दोस्तों क्योंकि लॉजिक में कोई चीज को भी अनआंसर्ड कभी मत छोड़ो। मैं तो एस्ट्रोलॉजी को लेता ही ऐसे हूं, मेरे लिए एस्ट्रोलॉजी मेरा पैशन है, और मैं इसको बहुत इजी ढंग से समझने का और समझाने का प्रयास करता हूं। अब दोस्तों, अब आपको भी कहीं ना कहीं लगना शुरू हो गया होगा कि दूसरा घर और सातवां घर ऋषि यही समझाना चाहते थे, और इसी वजह से उन्होंने दूसरे और सातवें घर के लॉर्ड को शुक्राचार्य या वीनस को बनाया। वो ये समझाना चाहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी ये सिर्फ और सिर्फ प्रेडिक्टिव साइंस नहीं है। दोस्तों मैं तो बार 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 आपसे कहता हूं, बार बार आपको रिमाइंड करवाता हूं कि इस गलत फहमी में कभी मत फंसना कि एस्ट्रोलॉजी सिर्फ और सिर्फ प्रेडिक्टिव साइंस। दोस्तों 100% इट इज ए स्पिरिचुअल साइंस। ये समझाने की साइंस है, आपकी आत्मा आपकी एनर्जी को समझाने वाली साइंस है। सिर्फ समझने वाला या समझाने वाला ये दो लोग ही चाहिए। जैसे अब मैंने आपको बहुत सिंपल तरीके से, दोस्तों कोई मैं बहुत बड़ा दिमाग रखने वाला या बहुत बड़ी डिग्रीज रखने वाला इंसान नहीं हूं, मैं भी आपकी तरह एक नॉर्मल इंसान हूं, मगर मेरा देखने का नजरिया थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करता हूं, और कोशिश यही करता हूं और चाहता भी यही हूं कि एस्ट्रोलॉजी को हम इसी माध्यम से लें। एस्ट्रोलॉजी को कभी टैबू ना बनाएं, लकीर के फकीर ना दोस्तों बने।
रेमेडीज के जाल में ना फंसे। देखो दोस्तों, ऋषि हमें कुछ और समझाते हैं, मगर कमर्शियल एंगल में फंसे एस्ट्रोलॉजर हमें कुछ और समझा देते हैं, कुछ और परोस देते हैं, और हम जीवन भर उसी चीज की गुलामी करते रहते हैं। मगर क्या है, जो परमात्मा ने हमें ये बुद्धि दी है, इसका सिर्फ इस्तेमाल नहीं करते। दोस्तों, एस्ट्रो इंटेलिजेंस का शुरुआत ही हमने इसी मोटिव के साथ की थी कि हम लोगों को ये जो फालतू की मिस्ट्रीज बनाई गई हैं, जिससे एस्ट्रोलॉजी को और कुछ नहीं सिर्फ कमर्शियली स्ट्रांग किया गया है। दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी ऐसी नहीं है। एस्ट्रोलॉजी समझने की चीज है, एस्ट्रोलॉजी समझाने की चीज है, किसी के जीवन को, उसकी एनर्जीज को इंप्रूव करने की चीज है। अगर आपको अब ये चीज समझ आ गई कि मारक स्थान एक्चुअल में मारक क्यों है, तो आपको मेरे को अब रेमेडी बताने की जरूरत नहीं है। आप तुरंत अपनी बॉडी को स्ट्रांग करने में लग जाओगे, क्योंकि सबसे पहला आत्मा का दोस्त दोस्तों ये शरीर है आपका। आत्मा ने बर्थ लिया तो इस शरीर में लिया, और इस शरीर को सुदृढ़ करना, इस शरीर को स्ट्रांग बनाना, दिस इज योर मॉरल ड्यूटी। परमात्मा बाद में आएगा दोस्तों, परमात्मा का सब्जेक्ट आप बाद में लेना। पहले अपने शरीर को स्वस्थ बनाओ, सुंदर बनाओ, स्ट्रांग बनाओ। तो कहीं ना कहीं ये आप सेल्फिश कार्य नहीं कर रहे। इसी कार्य के लिए परमात्मा ने आपको ये शरीर देकर, जन्म देकर इस धरती पर भेजा है। तो ये कार्य भी आप परमात्मा का ही कर रहे हो। हमेशा सिर्फ मंत्र जपने से, ओम ओम करने से परमात्मा के पास नहीं जाया जा सकता। परमात्मा भी समझने की चीज है दोस्तों। आपकी आत्मा भी परमात्मा है, ये शरीर भी परमात्मा है, हर चीज परमात्मा है। सिर्फ समझने का एंगल आपका होना चाहिए। जब आपको ये चीज समझ में आ गई कि ऋषि हमें किस चीज के बारे में वार्निंग देते हैं मारक स्थान कह के, दोस्तों वो वार्निंग देते हैं कि आप कामनाओं से बचो, वासनाओं से बचो। और जब भी आप इन कामनाओं, वासनाओं के शिकार नहीं होंगे तो होगा क्या, आप अनुशासन में रहेंगे, नियम में रहेंगे। और जो इंसान अनुशासन में, नियम में अपने जीवन को चलाता है दोस्तों, उसका जीवन हमेशा अच्छा ही जाता है। और इसीलिए ऋषियों ने, अब आप देखिए, यहीं से चीजें निकल कर आती हैं। ऋषियों ने पहले तो यह कहा दूसरा और सातवां स्थान, और उसमें भी उन्होंने क्या कहा कि दूसरा स्थान ज्यादा पावरफुल मारक है। तो दोस्तों, वो ज्यादा पावरफुल मारक क्यों है, ये भी मैं आपको समझा देता हूं। दूसरा स्थान है धन का स्थान। दोस्तों, जो भी इंसान धन के पीछे भागेगा, धन में लिप्त होगा, धन को दोस्तों आप सब जानते हैं कि शास्त्रों में धन का स्थान हमेशा सबसे नीचा, यानी कि पैरों में रखा गया है। लक्ष्मी का स्थान हमेशा सबसे नीचा रखा गया है। और जो भी इंसान लक्ष्मी के पीछे भागेगा, तो दोस्तों कहीं ना कहीं वो अपने नियति को अपने आप बुलाने, या नियति का जो रिजल्ट होगा उसको अपने आप और जल्दी पास बुला लेगा। दोस्तों, पैसा कमाना बुरा नहीं है, मगर पैसे में इंडल्जेंस दिखाना, इंडल्ज हो जाना, उसी कार्य के लिए ही अपने जीवन को समर्पित कर देना, ये दोस्तों बुराई है। और इसी बुराई के साथ ऋषियों ने भी हमें वार्न कर दिया कि आप पैसा कमाइए, मगर वार्निंग भी दे दी कि ये मारक स्थान है दोस्तों। धन मारक है। धन का जरूरत जीवन यापन के लिए है तो वो है ठीक, मगर 1% से ज्यादा, 1% से ज्यादा अगर आप धन के पीछे ही भागोगे, धन के बाद दोस्तों क्या होगा, कामनाएं, वासनाएं साथ जुड़ जाएंगी। आप हर गलत कार्य में लिप्त होते जाओगे और जीवन का अंत पास में आ जाएगा। आपको समझ में ही नहीं आएगा कि ये भी जीवन हमारा गया। दोस्तों, ये था डीप सब्जेक्ट जो ऋषि कहीं ना कहीं समझाना चाहते थे, और काफी देर से एस्ट्रोलॉजी में इन चीजों के ऊपर कोई चर्चा नहीं होती दोस्तों। सिर्फ एक लकीर खींच दी जाती है कि सेकंड हाउस इज दिस, सिग्निफिकेटर्स आर दिस, इसके अलावा और कुछ नहीं है। दोस्तों, ऐसे नहीं है। एस्ट्रोलॉजी बहुत ही फ्लेक्सिबल और खुला सब्जेक्ट है।
इसमें आप जितनी मर्जी स्पिरिचुअलिटी को दोस्तों आप एंटर कर लें। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा और स्पिरिचुअलिटी को समझाऊंगा आपको कि सेकंड हाउस और एट्थ हाउस में से सेकंड हाउस को क्यों उन्होंने कहा, एट्थ हाउस को क्यों नहीं कहा। अब दोस्तों एट्थ हाउस कहीं ना कहीं ये साधना का घर है, ऑकल्ट मिस्ट्रीज का घर है। एट्थ हाउस में आपको कई बार क्या है, आउट ऑफ द बॉक्स आपको साधना मिल जाती है। जब साधना आपको किसी और माध्यम से उसी हाउस के अंदर रहते हुए मिल गई तो आप का वो घर, आपका वो स्थान, वो आपको मृत्युदायी नहीं रहेगा। इसीलिए उन्होंने, ऋषियों ने बहुत क्लियरली सेकंड हाउस को उन्होंने इससे ज्यादा पावरफुल मारक बता दिया। अब उसके बाद उन्होंने एक दो बातें दोस्तों और भी उन्होंने कही, वो मैं आपको अब समझाने का प्रयास करूंगा। हाँ, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने अकेला दूसरे और सातवें घर को मारक स्थान नहीं बोला। उन्होंने उसके बाद भी इसको क्लोज एंड नहीं किया। क्लोज एंड करते तो ये एक ऑर्डर बन जाता, एक डायरेक्टिव बन जाता जिसको हमें मानना था, मगर उन्होंने इसको क्लोज एंडेड नहीं रखा, उन्होंने इसको ओपन एंडेड छोड़ दिया। क्या कह दिया, अब जो मेलेफिक प्लैनेट्स हैं, मेलेफिक प्लैनेट्स भी अगर इन दोनों घरों के लॉर्ड्स के साथ मिल जाएंगे तो वो भी कहीं ना कहीं मारक की तरफ आपको लेकर जाएंगे। अब दोस्तों इससे क्या निकल कर आया, आप क्या समझे। दोस्तों बहुत सिंपल है कि मारक भी जितने ग्रह हैं उनकी सिग्निफिकेशंस भी आपको कहीं ना कहीं आपको गलत रास्ते पर लेकर जाएंगी। गलत रास्ता यानी कि कामनाओं और वासनाओं का रास्ता, यानी कि वो रास्ता जिस पर ऋषि चाहते हैं कि आप मत चलो। अगर किसी दूसरे बुरे ग्रह के माध्यम से उसके इन्फ्लुएंस में आकर, जैसे राहु आपके दिमाग के ऊपर बैठ गया, आपके विचारों को भ्रमित कर दिया, आपकी थिंकिंग विटिएट कर दी, तो होगा क्या, आप गलत रास्ते पर चल पड़ोगे। आप ना चाहते हुए भी गलत रास्ते पर चलोगे और गलत रास्ता आपको फिर कहीं ना कहीं मृत्यु की तरफ ही लेकर जाएगा। उसके बाद उन्होंने अभी भी यहां पर क्लोज एंड नहीं किया दोस्तों। अब आप देखिए, उसके बाद भी उन्होंने कहा कि इसके अलावा शनि, अगर शनि किसी मारक ग्रह के साथ शनि की पोजीशन हो जाएगी तो शनि ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में सबसे ज्यादा मारक इफेक्ट देगा। अब दोस्तों आप देखिए, किसी की भी, मैं कई बार इन चीजों पे मेरे को अजीब महसूस होता है जब कोई एस्ट्रोलॉजर ये कह देता है कि जी 8वें घर में ये मतलब पड़ा है, आपकी आयु इतनी होगी, आप इसी दशा में आपकी मृत्यु होगी। दोस्तों ऐसे नहीं होता। जब ऋषियों ने, जिन्होंने शास्त्र की रचना की, उन्होंने ये बातें नहीं की, उन्होंने इसको क्लोज एंड नहीं किया, हम कौन होते हैं किसी की भी आयु के बारे में क्लोज एंडेड डायरेक्टिव देने में। उन्होंने दोस्तों ओपन एंडेड रखा। उन्होंने कहा कोई भी ग्रह, कोई भी बुरा ग्रह मारक ग्रहों की युति में आकर अपनी महादशा अंतरदशा में मृत्युदायी हो सकता है। उन्होंने ये नहीं कहा होगा, उन्होंने कहा हो सकता है। दोस्तों ये बहुत फ्लेक्सिबल सब्जेक्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि मृत्यु दोस्तों ये सबसे बड़ा सच है, इससे कभी भागना मत। ये जीवन की सबसे लास्ट और सबसे बड़ी सच्चाई है, और जिसने अपनी मृत्यु को जान लिया वो तो दोस्तों साधना के पथ पर चल ही पड़ा। और साधना तो दोस्तों है ही मृत्यु। अब मैं आपको यहां पर यह भी चीज थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से समझा सकता हूं। अब दोस्तों होता क्या है मृत्यु में, मृत्यु में हमारी आत्मा हमारे शरीर से परमानेंटली बाहर चली जाती है, हमारा शरीर जीवन रहित हो जाता है। आत्मा जीवनदायी है। जब आत्मा हमारे शरीर से बाहर गई तो वो शरीर मृत्युदायक शरीर हो गया। मगर यहां पे थोड़ी सी बातें समझने वाली हैं। अब आप साधना के क्षेत्र में हैं, आप साधना करते हैं, आप प्रयास कर रहे हैं कि आपका कुंडलिनी जागरण हो जाए।
सो दोस्तों, यहाँ पर अब मैं आपको बता दूं कि जो 7th हाउस है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउस फॉर साधना, साधना की शुरुआत के लिए। क्यों है? यहां पर दोस्तों मैं वही चीज दोबारा आपको समझाता हूं। 7वां हाउस किसका लॉर्डशिप में है? वो है वीनस की लॉर्डशिप में। पत्नी का घर है, आपके पार्टनर का घर है, जिसके साथ आपने सेक्स के रिलेशंस बनाने हैं। 7वें हाउस को हम सेक्स के रिलेशन के साथ यूज करते हैं। दोस्तों, मेडिटेशन भी ये सेक्स के साथ ही मिलता जुलता सब्जेक्ट है, क्योंकि मेडिटेशन का जो फर्स्ट सेंटर है, दैट इज मूलाधार सेंटर या मूलाधार चक्र जिसको बोला जाता है, वो सेक्स सेंटर से इमीडिएटली नीचे प्लेस्ड है। आप सीधा मूलाधार चक्र पर नहीं जा सकते दोस्तों, उससे पहले आपको इन सेक्स केंद्रों पर जाना होगा। बिना उसका भोग किए, बिना उसको इस्तेमाल किए, आप उस एनर्जी के इस्तेमाल करके ही आप उस एनर्जी को और आगे ले जाकर मूलाधार चक्र पर लेकर जा सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहां पर फिर वही मिस्ट्री आ गई कि 7वें घर के लॉर्ड कौन है? वो फिर शुक्र है। यानी कि शुक्र की मर्जी के बिना आप साधना के क्षेत्र में भी नहीं जा सकते। अगर आपने मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करना है तो आपको शुक्र से पार पाना होगा, शुक्र के परे जाना होगा। शुक्र का, चाहे आप विलफुली, अनविलफुली, चाहे आप भोग करके, चाहे उसको समझ करके, उसके पार आपको जब जाओगे, शुक्र के पार, तब ही आप साधना के क्षेत्र में जाओगे, तब ही आपका फर्स्ट सेंटर मूलाधार चक्र एक्टिवेट होगा। और जब भी मूलाधार चक्र दोस्तों एक्टिवेट होगा, उसके बाद ही दोस्तों होता क्या है, ये है फर्स्ट सेंटर। फर्स्ट सेंटर एक्टिवेट होते ही आपकी आत्मा टेम्परेरी तौर पर शरीर से बाहर जाना सीख जाती है, और ये कहीं ना कहीं ये टेम्परेरी मृत्यु ही होती है। मगर असली मृत्यु वो परमानेंट मृत्यु है, क्योंकि आत्मा परमानेंटली शरीर से बाहर चली जाती है। मगर साधना में टेम्परेरी मृत्यु होती है, आत्मा जाती है फिर वापस आ जाती है। और इसीलिए 7वां घर ये एक्टिवेशन का हाउस है। 8वें घर में एक्चुअल एक्टिवेशन होती है। इसीलिए दोस्तों ऋषियों ने 8वें और 7वें घर का इस्तेमाल आपको बहुत अच्छे ढंग से कैसे समझाया कि 8वें घर का 12वां घर, 8वें घर की एनर्जी को जब आप भोगोगे तब वो चीज एक्टिवेट होगी, और जब भी वो चीज एक्टिवेट होगी आप साधना के क्षेत्र में चलोगे, और साधना के क्षेत्र भी ये टेम्परेरी मृत्यु ही है। और जब आपकी आत्मा बार बार इस आवागमन के चक्र को समझ लेती है कि शरीर में आना जाना ये तो बहुत आराम की बात है, कुछ भी नहीं है इसमें, और जब इंसान को इस चीज का ज्ञान हो जाता है तो आदमी उससे अगले चक्रों की यात्रा में सक्षम हो जाता है। सो दोस्तों, आज इस छोटे से इंटरेस्टिंग टॉपिक को समझाने का मैंने अपनी बुद्धि से प्रयास किया, और इसमें कहीं ना कहीं मेरे को हेल्प मिली प्रोफेसर के.एन. राव से और डॉक्टर वी.वी. रमन से। उन्होंने इन सब्जेक्ट्स के ऊपर दोस्तों काफ़ी ऑनेस्टी, काफ़ी सिंसेरिटी के साथ काम किया। मगर दोस्तों उनके बाद लोग पता नहीं क्यों इन सब्जेक्ट्स को एस्केप करते गए, पता नहीं क्यों, या तो उनको ये सब्जेक्ट पसंद नहीं आता, या देखो सबकी अपनी प्रेफरेंस होती है, मैं किसी को कभी क्रिटिसाइज नहीं करता। मैं तो जो भी चीज़ दोस्तों मेरे को अच्छी मिलती है मैं तो सबको सलाम करता हूँ। और मैं आपको भी, जो मित्र मेरे साथ जुड़ते हैं, मेरे को अच्छे अच्छे कमेंट्स भेजते हैं, मेरे को मोटिवेट करते हैं और चाहते हैं कि हम एस्ट्रोलॉजी में नई नई चीज़ों को लेकर आएँ। सो दोस्तों, आज की कोशिश भी आशा करता हूँ कि आपको पसंद आएगी। पसंद आई तो दोस्तों आपके कमेंट्स मैं पढ़ना चाहूँगा, क्योंकि आपके कमेंट्स सिर्फ एप्रिसिएशन नहीं देते, मेरे को मोटिवेट भी करते हैं, इस एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में मेरी आयु को बढ़ाते भी हैं। और दोस्तों, अगर हमारे ये प्रयास आपको अच्छे लगते हैं तो हमारे इस एस्ट्रो इंटेलिजेंस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार करें, और इसी आशा और इच्छा को रखते हुए
आपका धन्यवाद करते हुए मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार दोस्तों।